नमस्कार। पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं पेपर कोड 855 और इस पेपर का जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो मैं आपके साथ करने वाली हूं और इसके लिए आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस दूंगी। यही वीडियो हमने अंग्रेजी भाषा में भी बनाया है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए एक और वीडियो है वो देख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं पेपर कोड 855 की। पहला प्रश्न, निम्न में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो इनमें से वो कौन सा ग्रह है जिसको हम नीला ग्रह कहते हैं? हमारे विकल्प है शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को तो हम याद रखना लाल ग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि नीला ग्रह कौन सा है, तो इनमें जो उत्तर है नीला ग्रह है आपकी पृथ्वी। क्यों? क्योंकि मोटा मोटा सा जो 3/4 ऑफ द लैंड है धरती के 3 हिस्सों पर तो पानी है और केवल एक हिस्सा ऐसा है जो भूमि का हिस्सा है। तो अधिक पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होने की वजह से जो पृथ्वी है उसको हम कहते हैं नीला ग्रह। उत्तर क्या है? उत्तर है बी। कब आंतरिक विकार के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? देखिए, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर कि आंतरिक रूप से दिक्कत थी, उसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया था, ये हमारा प्रश्न है। इसका पहले आपको टाइम पीरियड बताती हूँ कि इसका टाइम पीरियड क्या था। इसका जो टाइम पीरियड था, ये इमरजेंसी जो थी ये 25 जून 1975 से लेकर 21 महीनों के लिए, यानी कि ये 21 मार्च 1977 तक घोषित की गई थी। और इसको घोषित करने के लिए जिसका नाम आता है वो है हमारी प्रधानमंत्री उस समय जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और हमारे राष्ट्रपति थे फकीरुद्दीन अली। तो फकीरुद्दीन अली जी उस समय थे और इंदिरा गांधी, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, इसके अंदर ये लगाया गया था। तो अब हमारे विकल्प देखते हैं, ये 1962, 1965, 1971 या 1975, इनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर होगा डी, 1975। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर राष्ट्रपति जी द्वारा जो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो 1975 में थी। अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था वह कौन है? ठीक है, ये पूछा गया है। अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था वह कौन है? अब इसमें नाम आता है टोडरमल, बीरबल, तानसेन और मानसिंह। मानसिंह जो थे ये तो सबसे ऊंचे स्तर वाले मनसबदार थे। तानसेन जो थे उनके दरबार में गायक थे। बीरबल, इसका उत्तर है बीरबल, ये अकबर के नवरत्नों में भी थे और ये एकमात्र हिंदू दरबारी थे जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर ने कि नया धर्म दिया था 1582 एडी में। 1582 एडी में ये धर्म दिया था और इसमें उन्होंने जितने भी धर्म थे उनकी सबकी अच्छाइयां मिलाकर इसमें डाल दी थी और इसका नाम था दीने इलाही। और ये बिल्कुल भी लोकप्रिय तो नहीं हुआ, लेकिन जो बीरबल थे वो एकमात्र ऐसे हिंदू दरबारी थे जिन्होंने इसको स्वीकार किया था। भारत में कितने प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं? भारत में कितने प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं? तो हमारी एक अच्छी खासी तटीय रेखा है, अप्रोक्सीमेटली वो 7500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना? तो ये जो तटीय रेखा है इस पर बहुत सारे प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे कि कांडला है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से प्रमुख समुद्री बंदरगाह कौन से हैं? जो पोर्ट्स भी हैं हमारे वो मेजर और माइनर पोर्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर है हमारा 12 प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं। इसके अलावा 200 और छोटे मोटे बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर 12। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? स्टेट प्लानिंग बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन है? वो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विपक्ष का नेता है या फिर वो स्पीकर है? क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है,
अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1967 में ये कहा गया कि एक स्टेट प्लानिंग बोर्ड होगा और उसकी भूमिका जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को सलाह मशवरे दिया करेगा, ठीक है, सलाहकर्ता की उसकी भूमिका होगी। और ये जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनाया जाएगा, राज्य योजना बोर्ड बनाया जाएगा, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30, इसका अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। मौर्य काल में कर चोरी के लिए क्या दंड था? मौर्य काल में कर चोरी के लिए क्या दंड था? मृत्यु, ठीक है, मृत्यु दंड, माल को जब्त कर लिया जाता था, कारावास होता था, या इनमें से कोई भी नहीं होता था। देखिए, जो मौर्य काल था उसमें कर जमा करवाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और अगर आप कौटिल्य की पुस्तक पढ़े अर्थशास्त्र, तो उन्होंने कर के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा है कि राजा को हमेशा अपना जो खजाना है वो भरा रखना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं किस प्रकार से राजा जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जनता से कलेक्ट कर सकता है। इस पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि अगर कोई इंसान को कर चोरी करे, टैक्स समय पर ना जमा करवाए, तो उसके लिए दंड मौत भी था। क्वेश्चन नंबर 31, आंसर है ए। एक साधारण उपकरण जो बिजली के सर्किट को पूरा करने या तोड़ने का काम करता है उसे डैश कहा जाता है, उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। अब हम देखते हैं, ये बिजली का उपकरण है, हम उसे कब कहते हैं कि वो सर्किट पूरा हो गया है? जब उसमें बिजली का संचालन हो जाए। और एक चीज होती है, बहुत सिंपल सा लॉजिकल है ये, हमारे घरों में जो स्विच होते हैं उनको दबाते ही पंखा चल गया, टीवी चल गया, वो सारी चीजें क्या है, वो क्यों चल जाती हैं? क्योंकि हमने जब बटन दबाया तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो एक साधारण उपकरण जो बिजली के सर्किट को पूरा करने या तोड़ने का काम करता है उसे हम कहते हैं स्विच। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 32 का? आंसर है स्विच। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है? हिंदी गीतों की रचना किसने की है? बाबर ने की है, अकबर ने की है, शाहजहां ने की है, या फिर जहांगीर ने की है? ये जो प्रश्न है, अब इसके उत्तर में नाम आता है जहांगीर का। जहांगीर एक ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने हिंदी गीतों की रचना की है। और शाहजहां जो है उनको याद किया जाता है कि वो बहुत ही सुरीला गाते थे। सुरीला गाने के लिए इनको याद किया जाता है, जबकि गीतों की रचना के लिए नाम आता है जहांगीर का। हमारे शरीर में मौजूद मांसपेशियों की कुल संख्या रिक्त स्थान है, ठीक है। तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, ये हमारा प्रश्न है। हमारे शरीर में कुल जो मांसपेशियां हैं वो हैं 656। दिस इज द आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, आय और उपभोग डैश हैं। सबसे पहला कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, यानी कि अगर हमारी आमदनी बढ़ती है, आय क्या होता है? हमारी आमदनी, और उपभोग होता है जो हम चीजों की खपत करते हैं वो। अगर हमारी आमदनी बढ़ती है तो दूसरे वाला घटता है, ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित। दूसरा है हमारा सीधे संबंधित। सीधे संबंधित का मतलब होता है एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के रूप में कहूं कि जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उतने ज्यादा कूलर की बिक्री बढ़ेगी। तो जो कूलर की बिक्री है वो सीधे संबंधित है गर्मी बढ़ने से, ठीक है। लेकिन जैसे दूसरा वाला जो होता है इसमें क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। आगे देखो, आंशिक रूप से संबंधित है कुछ हद तक, या फिर इनमें कोई संबंध है ही नहीं। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। अब आय और उपभोग ये कैसे संबंधित हैं? थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, आराम से हो जाएगा आपका। इसका उत्तर है कि वो सीधे तौर पर संबंधित हैं। अगर किसी इंसान की आमदनी बढ़ेगी तो उससे उम्मीद की जाएगी कि उसकी चीजों की खपत भी ज्यादा हो जाएगी। अगर मान लीजिए आज आप पंखे से काम चला रहे हैं, कल को आपकी आमदनी अच्छी हो जाती है, आप कोशिश करेंगे कि क्यों ना मैं कूलर ले आऊं, और थोड़ी अच्छी हो जाती है तो क्यों ना मैं एसी लगवा लूं, क्यों ना मैं बड़ी गाड़ी ले लूं। तो जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, आय बढ़ती है, उपभोग भी बढ़ेगा। तो ये सीधे तौर पर संबंधित है। आंसर क्या है? बी। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी हिस्सा है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी हिस्सा कौन सा होता है? देखिए, बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो मूली हम खाते हैं वो क्या है, वो जड़ है, वो पत्ते हैं, वो क्या है, जो आलू है वो क्या है। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं बायोलॉजी से, ध्यान रखना। तो फूलगोभी के पौधे का उपयोगी हिस्सा क्या है? फूलगोभी जो इस तरह से होती है और उसके अंदर यहाँ पर एक फूल होता है, सब्जी तो इसी की बनती है। तो ये क्या है? ये भूमिगत तना है, ये जड़ है, ये तरुण पुष्प है, या ये पत्तियां हैं? ये है तरुण पुष्प, यंग इनफ्लोरेसेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 36, आंसर है सी। कौन भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाने जाते हैं?
कौन भारतीय बिस्मर्क के रूप से जाने जाते हैं? पहले तो मैं बात करती हूँ कि बिस्मर्क थे कौन। बिस्मर्क जो थे ये मूल रूप से जर्मनी से थे, ठीक है। जर्मनी में एक पॉलिटिशियन थे, ये स्टेट्समैन थे, ये वहां की राजनीति से बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे ये। और इनको किस लिए याद किया जाता है बिस्मार्क को हम इसलिए इनको याद करते हैं क्योंकि इन्होंने जो जर्मनी के छोटे छोटे राज्य थे उन सब को यूनाइट किया, उनको एक किया और एक शक्तिशाली जर्मनी बनाने में ये कामयाब हुए। और बिल्कुल ठीक सेम ऐसा ही काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब हमें आजादी मिल गई थी 1947 में, ब्रिटिशर्स हमें आजाद करके चले गए, तो भारत में जो छोटे छोटे रजवाड़े राजा महाराजा थे उन पर वल्लभ भाई पटेल ने उनको प्यार से मनाकर या दबाव डालकर भारत में शामिल करवाया था और भारत को एक शक्तिशाली रूप दिया था। इसलिए जो भारतीय बिस्मर्क है वो कौन है? वो है वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 37, इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। किस राज्य का नाम कुछ समय पहले बदला गया था? किस राज्य का नाम कुछ समय पहले बदला गया था? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? काफी सारे शहरों के, काफी सारे राज्यों के नाम भारत में बदले गए हैं। जैसे पहले फॉर एग्जांपल बॉम्बे होता था, उसको बदलकर मुंबई किया गया, मद्रास को चेन्नई किया गया, इस तरह से बैंगलोर को बेंगलुरु किया गया। उसी प्रकार से जो उड़ीसा राज्य है इसका नाम बदला गया, ORISSA को बदल कर किया गया ओडिशा, ODISHA, ये इसका बदला हुआ नाम है। और जो इनकी भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? ओरिया भाषा, ORIYA, इसको भी बदल कर किया गया उड़िया, ODIA। और ये सब कब हुआ? ये हुआ 2011 में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह पंचवर्षीय या वह 5 वर्षीय योजना जिसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई वह कौन सी है? वह 5 वर्षीय योजना जिसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई वह कौन सी है? वो दूसरी योजना है, वो प्रथम योजना है, वो 7वीं है या फिर वो चौथी है? ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब इसका उत्तर है कि वो दूसरी योजना थी। क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर है कि वो हमारी दूसरी योजना थी जिसमें कि हमने भारी उद्योग को बहुत ज्यादा महत्व दिया, ठीक है। ये इसका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर रिक्त स्थान है। तो इनमें से कौन सा है जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? देखिए, मैनचेस्टर हम किसको कहते हैं? मैनचेस्टर हम किसी भी ऐसे स्थान को कहेंगे जहां का जो कॉटन का कपड़ा है, जहां के जो कॉटन के क्लोथ्स हैं, ठीक है, सूती कपड़ा है, वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये नाम क्यों आया? ये नाम इसलिए आया कि इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर, और वहां पर सूती कपड़े का निर्माण होता था और उसके बाद वो दुनिया भर में जो उनकी कॉलोनीज थी, जो गुलाम देश थे, वहां पर जाकर बेचा करते थे। भारत में भी आता था। आप कभी भी पढ़ेंगे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, तो बहुत बार उसमें आप पढ़ेंगे कि जब स्वदेशी को बढ़ावा देना था तो मैनचेस्टर से आए कपड़े का बहिष्कार किया गया, लिवरपूल से आए नमक का बहिष्कार किया गया, इस तरह के नाम आप पढ़ेंगे। तो मैनचेस्टर कपड़े के लिए और लिवरपूल नमक के लिए प्रसिद्ध था। अगर आज मैं किसी जगह को मैनचेस्टर ऑफ जापान या मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ यूपी कहती हूँ, यानी कि वहां पर सूती कपड़े का उद्योग अच्छा है। उसी तरह से ये प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर है, मदुरई है, बेंगलुरु है या फिर चेन्नई है? ये हमारे विकल्प है। इसका उत्तर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इसका उत्तर है। यहाँ पर सूती कपड़े का अच्छा खासा उद्योग है, बहुत सारे छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो इस उद्योग से संबंधित हैं, और ये तमिलनाडु में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है हमारा ए। स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर का कारण होता है, स्टोन कैंसर का क्या कारण होता है? स्टोन कैंसर वैसे होता क्या है? स्टोन कैंसर ये होता है कि जब अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा क्या होती है? जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, ठीक है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब ये बारिश होती है उन सभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पर या उन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर जो मार्बल से बनी हुई हैं, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये मार्बल के ऊपर काम करता है और मार्बल को नुकसान पहुंचाता है। उसके साथ उस पर ये बहुत ही बुरा असर छोड़ता है, जिसको हम स्टोन कैंसर का नाम देते हैं। ताजमहल पर इसका बुरा असर होगा, ठीक है। ये इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है उस पर इसका बुरा असर होगा, क्योंकि वो संगमरमर के बने हुए हैं। तो स्टोन कैंसर जो कि इस तरह की ऐतिहासिक बिल्डिंगों में होता है जो कि संगमरमर की बनी हुई है, वो किसके कारण होता है? वो होता है एसिड रेन के कारण। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर है ए। अगला प्रश्न,
कनिष्क के सिंहासन के परिग्रहण का वर्ष डैश था, करेक्ट स्थान था। ठीक है, अब कौन से साल में कनिष्क जो है वो सिंहासन पर आए? 108 AD, 78 AD, 58 AD या 128 AD? क्वेश्चन नंबर 42। कनिष्क जो है वो सिंहासन पर आए थे 78 AD में, और कनिष्क को सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। वह अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन को परिस्थापित करती है, वह कौन सी गैस है? वो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है या फिर हीलियम है? क्वेश्चन नंबर 43, उस गैस का नाम है हीलियम। निम्नलिखित में से किसकी एक लोचदार मांग है? ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये लोचदार मांग या इलास्टिक डिमांड होता क्या है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, इलास्टिक डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है मांग। किसी चीज की मांग जो है वो किस चीज पर निर्भर करती है? क्या किसी चीज की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर कीमत ज्यादा होगी तो लोग उसकी ज्यादा मांग नहीं करेंगे, सस्ती होगी तो लोग ज्यादा मांग करेंगे। यही बात होती है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है कि लोचदार मांग किसकी है। लोचदार मांग क्या होती है? लोचदार मांग वो होती है जिसमें की जो डिमांड है, अगर प्राइस बढ़ गया, कीमत बढ़ गई, ठीक है, कीमत बढ़ जाती है तो डिमांड घट जाएगी। कीमत के ऊपर डिपेंड करेगा कि मांग कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ नमक, क्या हम कह सकते हैं कि नमक की लोचदार मांग है? नहीं, क्योंकि नमक महंगा भी हो गया तो लोग उसको खरीदेंगे, और नमक अगर हमने बहुत सस्ता भी कर दिया तो उतना ही खरीदेंगे जितने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दवाइयों की मांग लोचदार है? नहीं, दवाइयां तो लोग फिर भी खरीदेंगे, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। चावल इसकी भी नहीं है और मैच बॉक्सेस इसकी भी नहीं है, लेकिन बिजली की यस डेफिनेटली। बिजली, अगर बिजली की कीमतें अचानक से बहुत बढ़ा दी जाए तो लोग भाग भाग कर अपने घरों के जो फालतू पंखे वगैरह चल रहे हैं उनको बंद करेंगे, एसी के स्थान पर वो पंखे से काम चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली वो चीजें जो बिल्कुल नेसेसिटी है उन पर कीमतों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लग्जरी वाली चीजें हो जाती हैं उन पर फर्क पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बिजली। औरबिंदो किस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे? औरबिंदो ये हमारे क्रांतिकारियों में आते हैं। इन्होंने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया था और इनको गिरफ्तार किया गया था। तो किस सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया था भाई? अलीपुर बम केस में, कोल्हापुर बम केस में, लाहौर षड्यंत्र में या काकोरी केस में? क्वेश्चन नंबर 45, इसका उत्तर है अलीपुर बम केस में। और इसके बाद ये सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास भी ले लिया था। उत्तर ए। कॉफी, भारतीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये वायनाड में है, यरकौड में है, चिकमंगलूर में है या कोयम्बटोर में है? क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देखिए, बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं और आपको नाम दे देंगे किसी संस्थान को और पूछेंगे कि कहां पर लोकेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। तो ये लोकेटेड है हमारा चिकमंगलूर में। चिकमंगलूर जो है वो कर्नाटक में है और वहां पर ये कॉफी इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिसके वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हस्ताक्षर करने से भारत चीन संबंधों में एक गर्माहट आई? हमें ये बताना है उस प्रधानमंत्री का नाम जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ हस्ताक्षर किए और उसके बाद फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वो है पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर या वीपी सिंह? क्वेश्चन नंबर 47, इसका उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव, और ये हस्ताक्षर जो थे ये 1993 में किए गए थे। धरती के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम किलोमीटर में बताएं? ठीक है, और वो किलोमीटर में सबसे कम है। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो वायुमंडल है इसको हमने अलग अलग परतों में डिवाइड किया है, उनके कैरेक्टर ट्रेट्स देखकर, तापमान देखकर, कुछ विशेषताएं देखकर। और हम जिसमें सारे मौसमी परिवर्तन वगैरह होते हैं वो है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम हिंदी में शोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम शोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। और यही है जो सबसे छोटा है, जिसकी सबसे कम ऊंचाई है, जो सबसे कम है किलोमीटर्स में, ट्रोपोस्फियर या शोभ मंडल। एक ब्लैक बॉडी किन विकरणों को अवशोषित कर सकती है?
ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी का मतलब है कोई भी काली वस्तु, कोई भी काली वस्तु किन विकरणों को अवशोषित कर सकती है? ये तो आप जानते ही होंगे कि जो काले रंग की चीजें होती हैं वो हीट एनर्जी को बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब करती हैं, तभी तो जो खाना बनाने वाले बर्तन वगैरह होते हैं वो नीचे से काले होते हैं। अगर आप गर्मी के दिनों में काला कपड़ा पहनेंगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, तभी तो गर्मियों के दिनों में लोग सफेद रंग के हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। लेकिन अब यहाँ पूछा गया है कि वो हीट एनर्जी तो अब्सॉर्ब करती है ब्लैक बॉडी, लेकिन कौन सी वो तरंगे अब्सॉर्ब करेगी? क्या वो कम तरंग ये वाले ऑब्जॉर्व करेगी, या मध्यवर्ती तरंग, या उच्च तरंग, या फिर सभी? वो सभी ऑब्जॉर्व करती है, वो सभी ऑब्जॉर्व करेगी और इसका आंसर है डी। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? लालचंद राजपूत, रवि शास्त्री, कपिल देव या फिर अनिल कुंबले? आंसर इसका है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जी को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और आपका जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो इंप्रूव हो रहा होगा। ये हमारा पेपर कोड 855 था और ये हमारी दंगल सीरीज का एक हिस्सा है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।